हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। रायपुर से आप लाइव देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार जारी है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस। और आज की जो क्लास होने वाली है वो गुप्त एम्पायर का 6 पार्ट है। ठीक है, पार्ट 6 अब गुप्त एम्पायर वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 5 भागों में हम बहुत सारी चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रमुख शासकों की बातें हो चुकी हैं। ठीक है, उसके पहले उनकी जानकारी के स्रोत, ठीक है, उनके परिचय, उनके गुप्त साम्राज्य के अनेक नाम इस प्रकार से देखे थे। प्रमुख शासकों की बात किए थे, दो तीन क्लास प्रमुख शासक देखे थे। और पिछले क्लास में स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त की बातें की थी। तो इस प्रकार से हमारा पूरा प्रमुख शासक जो भी गुप्त काल में जो शासन किए हैं उनकी पूरी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम बढ़ेंगे आगे और आज की क्लास में देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था। और गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन देखने को मिलता है। केंद्र में जो प्रशासन है उसको हम केंद्रीय प्रशासन बोलते हैं। केंद्र के नीचे, ठीक है, जो किसमें डिवाइड किया गया है, प्रांतों में भी विभाजित किया गया है। और प्रांत में जो शासन देखने को मिलता है वो प्रांतपति के द्वारा किया जाता है। प्रांतीय प्रशासन के बाद हम बात करेंगे स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में, ठीक है, विषय की बात करेंगे। ठीक है, विषय या फिर जिसे जिला कहा जाता है, और ग्राम की बात करेंगे। तो गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था में आज इतनी बातें करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इतनी ही टॉपिक हम देखेंगे। फिर कल के टॉपिक में गुप्तकालीन कला वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, कला से जुड़ी बातें, मंदिरों से जुड़ी बातें, मूर्ति कला किस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है, ये सब हम बात करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में साहित्य और साहित्यकार के नाम, विज्ञान से रिलेटेड बातें, समाज से रिलेटेड बातें हम करेंगे। तो बेसिकली 3 क्लास मान के चलिए। ठीक है, 3 से 4 क्लास मान के चलिए। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हम करेंगे। चलिए, तो क्या देखने वाले हैं, गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था। गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, और इस गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था को मैंने कहा था जैसे कि इसको 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक जिसको कहते हैं केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन, केंद्र में जो प्रशासन है उसको हम क्या कहेंगे, केंद्रीय प्रशासन। प्रांत में जो प्रशासन है उसको हम क्या कहते हैं, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन। और प्रांत में जो शासक बैठेगा वो राजा का ही पुत्र, राजा का ही बेटा, या राजा का ही भाई, या राजा का कोई मित्र, या राजा से कोई संबंधित व्यक्ति ही बैठेंगे। प्रांतीय प्रशासन के बाद स्थानीय प्रशासन पर बात करेंगे। स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में विषय या जिसे कहा जाता है जिला। उसके बाद, ठीक है, विषय, जिला और स्थानीय प्रशासन में गांव की चर्चा करेंगे। गांव में ग्राम की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए केंद्रीय प्रशासन पहले देखेंगे।
प्रांतीय प्रशासन देखेंगे, फिर स्थानीय प्रशासन देखेंगे। केंद्रीय प्रशासन में भी क्या क्या बातें होंगी वो भी हम देख लेते हैं। केंद्र में बैठने वाले एक तो राजा बैठेगा, राजा राजा या सम्राट। अगर राजा बैठेगा तो जाहिर सी बात है राजा के मंत्री परिषद होंगे, ठीक है। क्या होंगे? मंत्री परिषद होंगे, ठीक है। चलिए पहले ये भी देख लेंगे, राजा या मंत्री परिषद या केंद्रीय प्रशासन की जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होती है इस प्रशासन व्यवस्था की? राजा या सम्राट, फिर मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की बातें करेंगे। मंत्री परिषद के साथ साथ जो है उनके अंतर्गत कुछ अधिकारी और उनके जो है अधिकारी वर्ग। न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन व्यवस्था, सैन्य प्रशासन व्यवस्था, सेना का कैसा प्रशासन चलाते थे, सैन्य प्रशासन व्यवस्था। सैन्य प्रशासन व्यवस्था के बाद राजस्व प्रशासन व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था। ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। इसमें केंद्रीय प्रशासन, मंत्री परिषद और मंत्री परिषद में, ठीक है, उनके अधिकारी वर्ग कौन कौन अधिकारी थे, पूरा लिस्ट याद रखेंगे। न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन और राजस्व व्यवस्था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देखने वाले हैं। चलिए अगर इसमें हम बात करें इसमें जानकारी के स्रोत, तो मैं यही बता दूं जानकारी के स्रोत में आप देखेंगे कि जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है प्रशासन व्यवस्था में। तो एक कालिदास की रचनाएं हैं, कालिदास की रचनाएं, और कालिदास की रचनाओं से हमें इस केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर कामंदक का एक रचना नीतिशार, कामंदक की नीतिशार से क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। तो ये दो है जहां पर जानकारी के स्रोत देख पाते हैं। जानकारी हमें प्राप्त होती है किसकी भाई, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राजा या सम्राट की। राजा या सम्राट, देखिए जैसे कि आप जानते हैं इतने बड़े जो भूभाग पर ये शासन करते थे, ठीक है। जैसे कि हम मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था देखें तो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में
राजा होता था, राजा के मंत्री परिषद थे, उसके अधिकारी गण थे। ठीक है, तो इतनी और जो है बड़े भूभाग को चलाने के लिए जाहिर सी बात है इतनी सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बाद या मौर्य वंश के बाद एक ऐसा समय आया, ठीक है, चौथी सदी में एक ऐसा समय आया जहां पर, ठीक है, मौर्यों की तरह ही गुप्तों का भी प्रशासन देखने को मिलता है एक बड़े भूभाग में। तो जैसे बड़े भूभाग में अगर प्रशासन चलाना है तो जाहिर सी बात है उनके राजा, ठीक है, उनके जो अधिकारी उनके मंत्रीगण हैं, ठीक है, वो रहेंगे ही। और बहुत जो है ज्यादा मात्रा में यहाँ पर मंत्री परिषद की बातें देखने को मिलती है, जैसे कि जो मध्यकालीन प्रशासन में देखने को मिला। ठीक है, तो जैसे कि मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में राजा क्या होता था, सर्वोच्च मुख्य होता था। ठीक है, राजा क्या होता था, सर्वोच्च मुख्य होता था। राजा केंद्र प्रशासन का, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का सर्वोच्च मुख्य होता था। क्या होता था, सर्वोच्च क्या होता था, मुख्य होता है। ठीक है, किसी भी प्रशासन व्यवस्था का सर्वोच्च मुखिया कौन होता है। ठीक है, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश भी होते थे। ठीक है, राजा इस प्रशासन का किसी भी प्रशासन का, राजा किसी भी प्रशासन का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश कहने का मतलब क्या है भाई साहब, कोर्ट में देखते हैं ना न्यायाधीश। ठीक है, और जो, ठीक है, दोषियों को दंडित देते हैं। तो राजा सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च होता है, वो न्यायाधीश की तरह कार्य करता है। ठीक है, हालांकि आप जानते हैं मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में राजा एक, ठीक है, सर्वोच्च न्यायाधीश वहां पर भी होते थे, लेकिन कंठक शोधन, धर्मस्थली और कंठक शोधन नामक जो है न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि हम जानते थे कि राजा हर जगह वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है उनके नीचे, उनके नीचे न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर बात आती है कि अगर राजा के पास कुछ चीजें जाती हैं, ठीक है, राजा के पास इनके अलावा कुछ चीजें जाती, तो राजा का जो है निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। राजा के निर्णय के बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे कि अभी की स्थिति में आप जाएंगे छोटे मोटे जो कोर्ट जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो है जिला वगैरह कोर्ट जाएंगे, फिर जो है हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट के बाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट पर क्या कर सकते हैं, अपनी जो है, ठीक है, निर्णय के लिए वेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय ले लिए, तो वो सर्वोच्च होता है। ठीक है, हालांकि मृत्यु के समय में अगर किसी को फांसी या मृत्यु दी गई है तो राष्ट्रपति इस बात को तय करेगा कि इसको माफ करना है कि नहीं। ठीक है, जो कि, ठीक है, कुछ आर्टिकल के अंतर्गत वो हम देखेंगे क्या है, वो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी की स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस समय जो राजा है, इस मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट है और राजा का निर्णय सर्वमान्य होता है। ठीक है, राजा का निर्णय सर्वमान्य होता है, वो कह दे मतलब जो भी है वो सही है। ठीक है, इसलिए इसको सर्वोच्च न्यायाधीश कहा गया है। चलिए, इनका, राजा का कार्य है जन कल्याण। इनका कार्य हमेशा होता है जन कल्याण, जन कल्याण, जनता की सेवा। ठीक है, जन कल्याण मतलब जनता की सेवा करना। जनता की क्या है, सेवा। जन कल्याण कहने का मतलब है जनता की सेवा, इनका प्रमुख कार्य होता है। चलिए,
राजा को, सम्राट को, ठीक है, दैवी राजस्व का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल में, ठीक है, राजा को, गुप्त काल में राजा या सम्राट का दैवी राजत्व के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट सामने आया है। ठीक है, गुप्त काल में राजा सम्राट को दैवी राजत्व का सिद्धांत कहा गया है। दैवी राजत्व का सिद्धांत कहने का मतलब है, ठीक है, दैवी राजत्व का सिद्धांत, दैवी राजत्व का सिद्धांत कहने का मतलब है कि इस काल में जो राजा होते हैं, जो सम्राट होंगे, वो किसके होंगे? वो देवता के प्रतिनिधित्व के रूप में भेजेंगे। ठीक है, दैवी राजत्व के सिद्धांत का मतलब है, हमने कई और जो शासन व्यवस्था में हमने देखे थे। ठीक है, दैवी राजत्व के सिद्धांत का मतलब मैंने क्या कहा कि कोई भी राजा है, कोई भी शासक है, कोई भी सम्राट है, तो उनको देवताओं द्वारा भेजी गई, ठीक है, उनका एक छाया, उनका एक बोल सकते आशीर्वाद रहता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने ही राजा को राज्य करने पर, अलग अलग स्थान पर राज्य करने के लिए भेजा है, ऐसा मानना किसका है? ठीक है, इस समय के, ठीक है, शासकों की बात कही गई है। इतिहासकारों ने यही कहा है कि जो है दैवी राजत्व के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट इस समय अप्लाई हुए थे, जहां पर यही बात कही कि राजा को, शासक को, सम्राट को देवताओं ने शासन करने के लिए भेजा है। ठीक है, तो देवताओं का एक प्रतिरूप माना है इनको। ठीक है, और इनके सबसे बड़े उदाहरण जो देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने उपाधियां भी ऐसी धारण की थी। ठीक है, उपाधियां भी ऐसे धारण की थी, जैसे परम भागवत, परम भागवत, परम भागवत, परम भट्टारक, परम भागवत, परम भट्टारक। परम भागवत, परम भट्टाकर उन्होंने उपाधियां धारण की है। क्यों? क्योंकि, ठीक है, ये दैवित्व राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे जो है दैवित्व राजत्व का कॉन्सेप्ट जो है, ये इस समय आपको देखने को मिलता है। तो ये परम भागवत, परम भट्टाकर जो है की संज्ञा दी गई है इनको, इनकी उपाधियां दी गई है। इसका मतलब क्या है? ये भगवान का ही भेजी गई रूप, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा गया है। एक चीज और आप देखते हैं, जैसे जैसे एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त, ठीक है, आप पढ़े हैं एरन अभिलेख, मैंने बताया है एरन, एरन अभिलेख, भानुगुप्त की एरन अभिलेख। ठीक है, और इस एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त, ठीक है, इस एरन अभिलेख में क्या मिलता है भाई साहब? समुद्रगुप्त का वर्णन, प्रयाग प्रशस्ति और एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त का वर्णन, और समुद्रगुप्त के इस वर्णन में आप जानते हैं मैंने क्या बताया था कि समुद्रगुप्त को इंद्र, कुबेर, समुद्रगुप्त को इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, ठीक है, से तुलना की है, से कंपेयर किया गया है, से तुलना किया है या किए हैं। ठीक है,
समुद्र की तुलना किससे की है? भगवानों के विभिन्न नाम है, ठीक है। इंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि जो है देवताएं हैं, आदि भगवान है, उनसे क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। किससे? किसको? इंद्र का कंपेयर किसमें? किसमें किया गया भाई साहब? आपके एरन अभिलेख में, ठीक है। एरन अभिलेख में क्या कंपेयर देखने को मिलता है कि समुद्र का वर्णन इंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि से इनकी तुलना की गई है। तो इससे क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इनको क्या किस तरह देखते हैं, ठीक है। इनको जो है भगवान की छाया, भगवान की प्रतीक के रूप में ये देखा जाता है। इसलिए गुप्त काल में राजा सम्राट को दैवी सिद्धांत जो है उसका सिद्धांत माना है, दैवी राजत्व का सिद्धांत माना है। समझ गए मेरी बात? ये दैवी राजा का सिद्धांत का मतलब क्या है? ठीक है, क्योंकि ये प्रमाण दिखाते हैं, ठीक है। परम भागवत, परम भट्टाकर ये उपाधि जो है देखने को मिला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किए थे, ठीक है। चलिए, हो गई बातें। हो गई बातें राजा की, सम्राट की। अब बातें करेंगे सॉरी, मंत्री की। कहने का मतलब है मंत्री परिषद। अब राजा है, सम्राट है, तो भाई साहब ये अकेला तो नहीं संभालेगा, ठीक है। अकेला तो इतने बड़े शासन प्रशासन को नहीं संभाल पाएगा। तो उनको संभालने के लिए उनके कुछ मंत्री परिषद होंगे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। मंत्री परिषद कहने का मतलब है मंत्रियों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाता है, मंत्री परिषद कहलाता है। ये आप जानते हैं, मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाता है, ठीक है। और इस मंत्री परिषद का जो उल्लेख मिलता है, जो उल्लेख मिलता है, वो उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। कामंदक की नीति सार में, कामंदक की नीति सार में इस मंत्री के होने का, ठीक है, मंत्री होने का या मंत्री परिषद होने का उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें? कामंदक की नीति सार में। और इस मंत्री परिषद में मंत्रियों का क्या कार्य है, ठीक है। तो मंत्री का कार्य है राजा को उनके कार्यों पर सलाह देना, राजा को उनके कार्यों पर हेल्प करना, सलाह देना, कार्यों पर क्या करना है? सलाह देना। चलिए, जिनके क्या है कार्य है। चलिए, चलिए, कुछ मंत्रियों के विभिन्न नाम है, ठीक है। कुछ अधिकारी या मंत्रियों के नाम है, ठीक है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक तरफ हम बात करें कुछ अधिकारी वर्ग की, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे
चलिए, एक तरफ देखने को मिलेगा अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग या अधिकारी गण जिसको बोलते हैं, ठीक है, या अधिकारी गण बोलते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे ये किस विभाग से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, किस विभाग से ये ताल्लुक रखते हैं ये अधिकारी, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे कुछ अधिकारी वर्ग, ठीक है, कुमारा मात्य, ठीक है, एक है क्या, कुमारा मात्य। कुमारा मात्य जो क्या है, प्रांत में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रांत पति के नाम से भी जानते हैं, प्रांत पति, ठीक है। और एक कुमारा मात्य जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, प्रांत का क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, और ये राजा के करीबी होते हैं, ठीक है, राजा के करीबी, ठीक है, राजा के करीबी कहने का मतलब है राजा के, ठीक है, बेटा, अगर बेटा नहीं होगा तो उसका भाई का बेटा, अगर भाई का बेटा नहीं होगा तो उसका भाई होगा, अगर भाई नहीं होगा तो उसका कोई सेनापति, कोई करीबी, ठीक है, खासकर ये राजा का बेटा। तो ये प्रांतपति, प्रांत का सर्वोच्च जो अधिकारी है, उनको किस नाम से जाना जाता है, गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था में कुमारा मात्य, ठीक है। महाबाली, ठीक है, एक और है महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत, और महाबलाधिकृत सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये होते हैं सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है भाई, महाबलाधिकृत। थर्ड नंबर की बातें करें हैं, महादंड नायक, नाम ये याद रखें, महादंड नायक। महादंड नायक जो कि न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश के रूप में ये कार्य करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि राजा जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, लेकिन भाई हर जगह तो राजा जाके न्याय नहीं कर सकता ना, ठीक है, हर वो प्रांत में, हर वो राज्य में, हर वो गांव में जाके वो न्याय जो है न्याय नहीं कर सकता, ठीक है। एक है विनय स्थिति, विनय स्थिति, विनय स्थिति जो कि शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, क्या रहते हैं, शिक्षा अधिकारी। पी नहीं है, बी है ना। चलिए, महाभांजाराकृत,
महाबंजारा अधिकृत महाभंडारीकृत नामक एक अधिकारी है और वो राजकोष अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, राजकोष विभाग के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, पैसा वैसा भाई साहब, राजकोष मतलब पैसा वैसा। ठीक है, पैसा कितना राज्य में जा रहा है, कितना राज्य से आ रहा है, अन्य राज्य से आ रहा है, उस प्रकार की बातें को हम क्या कहते हैं, महाभाजा। 2 मिनट वेट करें। चलिए आगे बढ़े। ये 5 अधिकारी वर्ग के नाम आप याद रखें। चलिए आगे है कुछ और अधिकारी वर्ग के नाम। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, अधिकारी वर्ग और दूसरा उस विभाग के नाम। ठीक है, चलिए
ये 5, 5 के बाद 5 के बाद ये 6। चलिए 6 नंबर में महाअक्ष पटलिक, महाअक्ष पटलिक अभिलेख विभाग का अधिकारी। क्या होते हैं? अभिलेख। ठीक है, अभिलेख लिखाते हैं ना, जानते हैं ना, अभिलेख विभाग का अधिकारी। चलिए महासंधि विग्रह, महासंधि विग्रहक और महासंधि विग्रह शुभ जो है युद्ध और शांति व्यवस्था। ठीक है, युद्ध और शांति व्यवस्था का, युद्ध एवं शांति विभाग का अधिकारी होते हैं। ये याद करिए। ठीक है, 8वें नंबर पर अग्रहारिक, अग्रहारिक एक अधिकारी जो अग्रहारिक दान विभाग का अधिकारी होता है। ये क्या होते हैं? दान दक्षिणा जो देते हैं ना, दान विभाग, दान विभाग का अधिकारी देखने को मिलता है। चलिए तो ये नंबर 8। के बाद 9 रण भंडारिक। एक है रण भंडारिक। रण भंडारिक सेना की आवश्यकता पूरी करने वाला अधिकारी। ठीक है, सेना की जो मांगे हैं, पहले लिख देते हैं, सेना की आवश्यकता या मांगे पूरी करने वाला अधिकारी। सेना जो है, सेना की मांगे, सेना की आवश्यकता पूरी करने वाला जो है अधिकारी है। एक है होता है युक्त पुरुष। ठीक है, एक होते हैं युक्त पुरुष नामक अधिकारी, और ये युद्ध युद्ध या लूट के जो पैसे हैं, युद्ध या जो लूटपाट के पैसे। ठीक है, युद्ध या लूटपाट के जो पैसे हैं, उस पैसों का क्या करता है, उस पैसों का हिसाब किताब रखता है। हिसाब जो है रखने वाला अधिकारी, हिसाब रखने वाला अधिकारी। ठीक है, वहीं पर कुछ अन्य अधिकारी के नाम है दंडपाशिक। एक है, क्या है? दंडपाशिक। और दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्या है? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी।
ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी देखने को मिलता है, वो क्या है, दंड पाश। वहीं पर एक है सर्वाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष और सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। एक और है ध्रुवाधिकरण, ठीक है, एक और अधिकारी का नाम सामने आया है, वो है ध्रुवाधिकरण। और ध्रुवाधिकरण जो भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी होता है, क्या है, भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी, वसूलने वाला अधिकारी, ठीक है। तो इतनी सारी जो है आपको अधिकारी वर्ग के नाम याद रखनी है, ठीक है। मंत्री परिषद होंगे, मंत्री होंगे, और मंत्री के जो है उनकी जो अलग अलग विभागों से रिलेटेड क्या होंगे, अधिकारी वर्ग, ठीक है। तो हमने क्या बात कही भाई साहब, कि जो मंत्री परिषद का, जो मंत्रियों का समूह होता है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इनको हमने क्या कहा था, मंत्री परिषद कहते हैं, ठीक है। और इस मंत्री परिषद को जो उल्लेख है वो कामंदक के नीति सार से हमें, ठीक है, एक रचना है, कामंदक की एक रचना है, ठीक है, नीति सार, और उनसे हमें क्या मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है इन मंत्री परिषद की। और राज्यों पे, ठीक है, सॉरी, इन जो मंत्री परिषद का कार्य होता है, राजा को उनके कार्यों पर सलाह देने पर जो उनका कार्य रहता है, उनके हेल्प करने का कार्य रहता है। और जाहिर सी बात है, मंत्री परिषद है तो अलग अलग विभाग होंगे, अलग अलग विभाग में ये जो है डिवाइड किए होंगे। तो अगर अगर अलग अलग विभाग होंगे तो जाहिर सी बात है उनके अधिकारी वर्ग रहेंगे, अधिकारी गण रहेंगे। तो विभिन्न नाम है, जैसे कि मैंने कहा कि पहला नाम आप देख सकते हैं कुमारामात्य, ठीक है, कुमारामात्य, जैसे कि प्रांतपति, इसको प्रांतपति के नाम से भी जानते हैं, लोकल नाम इसका प्रांतपति है, प्रांत जिसे हम मौर्यकालीन प्रशासन में लिखे, लेकिन प्रांतपति यहाँ पर आप ना लिखे तो भी ठीक है, ना लिखिए, क्योंकि प्रांतपति को कुमारामात्य गुप्त काल में कहा गया है, ठीक है। तो प्रांतपति जिससे बोलचाल की भाषा है, इसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में से लगाया। तो कुमारामात्य जो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, राजा के बाद, जैसे राजा जो है केंद्र में सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार प्रांत पर जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कुमारामात्य कहते हैं। अब वो खासकर राजा के जान पहचान वाले होते हैं, राजा के करीबी होता है, या फिर उसका बेटा होता है, बेटा नहीं होगा तो भाई का बेटा होगा, भाई का बेटा नहीं होगा तो भाई होगा, और भाई नहीं होगा तो उनके कोई, ठीक है, जो अच्छे से उनको जानते हैं, उनके आसपास के करीबी सेनापति या उनके कोई भी रिलेटिव है, वो होंगे। महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत जो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो सेना को लीड करेगा, ठीक है, तो वो एक विभाग बनाया गया था सेना को लीड करने का, ठीक है। तो सेना को जो लीड करेगा, तो भाई साहब एक लीडर तो रहेगा, ठीक है। तो विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसको उसको किस नाम से जानते हैं, उसको महाबालाधिकृत के नाम से जानते हैं। वहीं पर दंड नायक नामक जो है न्यायाधीश देखने को मिलते हैं। वहां पर हम मौर्यकालीन प्रशासन देखे थे, न्यायाधीश के दो नाम थे, क्या नाम थे भाई, क्या नाम थे, एक व्यवहारिक था और एक प्रतिष्ठा था। व्यवहारिक जहां पर दीवानी मामलों को सुलझाता था, और प्रतिष्ठा ये फौजदारी को मामले जो है फौजदारी मामलों को क्या करता है, सुलझाता था, ठीक है। लेकिन जो है इस न्यायालय में, इस न्यायालय में, ठीक है, जहां पर मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में अलग अलग न्यायालय बनाए गए थे, दीवानी मामलों के लिए अलग जो है न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जो है व्यवहारिक को जो है
क्या दीवानी मामले दिए गए थे, और प्रतिष्ठा को जो है क्या है फौजदारी मामले दिए गए थे। और जैसे मैंने बताया दीवानी मामले छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं, जो सामान्य झगड़े उसको दीवानी मामले के अंतर्गत देखने को मिलता है। फौजदारी मामले के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति के ज्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के देखने को मिलता है, जैसे चोरी है, डकैत है, मारकाट है, गाली गलौज है, हत्या है, ये सभी जो है फौजदारी मामले के अंतर्गत आता है। तो फौजदारी मामले का निपटारा कौन करता था, किस विभाग करता था, ठीक है, कौन करता था, प्रतिष्ठा करता था, ठीक है। और वो किस विभाग, कंटक शोधन न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय। और वहीं पर जो व्यावहारिक है वो किस विभाग से रिलेटेड है, धर्मस्थली न्यायालय से, जो दीवानी मामले को सुलझाता था। ये हम बात किसमें की थे, किसमें किए थे गए, मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में। लेकिन गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था में, ठीक है, दीवानी मामलों और फौजदारी मामलों को एक ही न्यायाधीश के ऊपर डाल दिया गया था कि भाई थोड़े मोटे जो है जो झगड़े या जो जो है क्या है, हत्या है, मर्डर है, ठीक है, चोरी है, डकैत है, सबको एक ही मिला दो, ठीक है, एक ही न्यायालय, एक ही न्यायाधीश दोनों को हैंडल करे। तो दीवानी और फौजदारी दोनों मामले को हैंडल करने के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, और इसको महादंड न्याय कहा गया है। हम देखेंगे जब न्याय प्रशासन हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, विनय स्थिति में शिक्षा अधिकारी, इसका मतलब क्या है, शिक्षा का स्तर यहाँ पर जो है अच्छी थी, देखने को मिला सबसे जो शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार था इसलिए इतने सारे उस समय जो है शिक्षित व्यक्ति देखने को मिला था। इतिहासकार जो है इन्होंने कहा है कि इतिहासकारों ने कहा कि बहुत सारे जो विज्ञान के क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, उन्नति देखने को मिली थी, विकास देखने को मिला था। तो इस शिक्षा का ही क्या है, एक रूप है, ठीक है। जब तक आप शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, गणित के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में विद्वान देखने को मिला था। तो शिक्षा का जो स्तर देखने को मिला था अच्छी, तो विनय सत्य शिक्षा अधिकारी को देखने को मिला था, ये कहा गया। महाभांडारकृत जो राजकोष अधिकारी था, ठीक है, राजकोष अधिकारी कहने का मतलब जो राजकोष का है। अब देखिए भाई, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई राजा है, तो राजा है तो क्या करेगा, अपनी प्रजा के लिए कोई कार्य करेगा, तो जाहिर सी बात है राजकोष से जो धन इकट्ठा होंगे उसे ही कार्य करेंगे। या फिर जो पैसे हैं, और जो युद्ध में मान के चलिए किसी राज्य को हम पराजित कर दे, कोई राजा पराजित कर दे, तो उनसे मिलने वाले जो पैसे हैं, वहां से प्राप्त होने वाले पैसे हैं, ठीक है, और कहीं से भी मिलने वाले पैसे को एक जगह इकट्ठा रखना है, ठीक है। तो इकट्ठा रखने का जो कार्य करता है, ठीक है, तो एक राजकोष विभाग क्या किया गया था, बनाया गया था, उनको उनकी जो है अंतर्गत एक अधिकारी नियुक्त की थी, ठीक है। और उस अधिकारी का जो नाम है महाभाजारी, ठीक है, जो उस राजकोष की देख रेख करता है कि कितना पैसा भाई साहब जो है राज्य में लग रहा है, पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, ठीक है, तालाब बनाने के लिए, नहर खुदवाने के लिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर पुल नहर जो की बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल की बात है, ठीक है, कि राज्य में कितना पैसा खर्च हो रहा है, और राज्य, ठीक है, से कितना पैसा या बाहर से कितना पैसा इस राजकोष में जमा है, इस सब की देख रेख करता है। अब वो कौन है, महाभाजारिक जो राजकोष अधिकारी है। महाअक्ष पटलिक अभिलेख विभाग का अधिकारी है। जैसे कि आप जानते हैं अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख लिखाने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट किया था मौर्यकालीन शासक, महान जो शासक हुए वो है अशोक। तो अशोक के बाद लगातार शासकों ने, ठीक है, लेख लिखवाए थे, अभिलेख लिखाए थे, ठीक है। और उसी लेख से शासकों के बारे में पता चलता है, उसके राज्य के बारे में, उनके शासन के बारे में, ठीक है, उनके अनेक जो है बारे में पता चलती है। तो इसी कारण जो अभिलेख लिखाने के लिए एक विभाग, अभिलेख विभाग की क्या की गई थी, नियुक्त जो है अभिलेख विभाग खोली गई थी। अभिलेख विभाग की में एक आधिकारिक नियुक्ति की गई थी जिसको कहा गया था महाअक्षपटली, ठीक है। महासंघी विग्रह, महासंधि विग्रह,
युद्ध एवं शांति विभाग का अधिकारी, ठीक है भाई साहब। युद्ध कहाँ करना है, किससे करना है, कब शांति बनाए रखना है, तो ये कोई जो है कोऑर्डिनेट करने वाला जो है एक युद्ध और शांति विभाग का अधिकारी होते हैं। हालांकि ठीक है, हालांकि मैंने कहा था यहाँ के सैन्य विभाग का अधिकारी महाबाल अधिकृत होता है, ठीक है। तो सेना को जो लीड करेगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कब युद्ध करना है, कब जो है शांति बनाए रखना है, ऐसे जो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है वो, ठीक है वो अलग विभाग बनाया गया था, ठीक है। उनके अधिकारी को महासंधि विग्रह कहा गया था। अग्रहारिक जो दान विभाग का जो अधिकारी होता है, ठीक है, दान विभाग का अधिकारी होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, अग्रहारिक। और आपको पता है कि इस समय दान दक्षिणा जो है ब्राह्मणों को जो है दान दक्षिणा दी जाती थी, ठीक है। कहा जाए, इतिहासकारों ने कहा है कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती थी उनको, और ऐसी भूमि दी जाती थी दान दक्षिणा के रूप में, ठीक है। दान दक्षिणा के रूप में ऐसी भूमि को दी जाती थी जहां पर उनको टैक्स फ्री रहता है, टैक्स नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। तो टैक्स फ्री रहित जो है, टैक्स रहित जो है क्या है, वो दान दक्षिणा किसको देखते हैं, ठीक है, ब्राह्मणों को दी जाती है। तो ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे बड़े पदों में भी नियुक्त की जाती, ब्राह्मणों से सलाह भी ली जाती थी अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग समय के लिए। तो ब्राह्मण को उस समय, ठीक है, उनके बाद जो है अच्छी जो है दान दक्षिणा के रूप में देखी जाती है। तो दान विभाग का यहाँ पर क्या किया गया है, अधिकारी अग्रहारिक नियुक्त किया। रण भांडारिक, रण भांडारिक सेना की आवश्यकता, ठीक है, सेना को अगर, ठीक है, सेना को तलवार चाहिए, सेना को मुकुट चाहिए, सेना को रथ चाहिए, सेना को घोड़ा गाड़ी चाहिए, सेना को जो है हाथी चाहिए, ठीक है। सेना को जो भी चीजें आवश्यकता है वो पूरी करेगा रणभारी। भाई युद्ध है, ठीक है, तो युद्ध में जाएंगे तो सेना को जो भी चीजें जरूरत है उनको पूरी कौन करेगा, ठीक है, एक अधिकारी जिसका नाम है रणभारी, इसके अंतर्गत आ गया। युक्त पुरुष, ठीक है, युक्त पुरुष जो लूट, युद्ध में जो पैसे वैसे लूटे थे, ठीक है, उस पैसे वैसे का हिसाब किताब भाई साहब कोई तो रखेगा कितना लूटा है, ठीक है। तो लूटे हुए पैसे के हिसाब किताब रखने वाले जो अधिकारी है उसको युक्त पुरुष के नाम से जाना जाता है। दंड पाशिक, दंड पाशिक जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, दंड पाशिक। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान, ठीक है, सचिवालय का जो है प्रधान होता है वो सर्वाध्यक्ष। और भूमि वसूलने वाला अधिकारी को ध्रुवाधिकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और मैं हमेशा बार बार ये बोलता हूँ कि जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, जो भी वंश पढ़ रहे हैं, चाहे वो मौर्य वंश हो, चाहे वो गुप्त वंश हो, या कोई भी वंश, उस वंश में अगर खास बातें, जो भी प्रशासन व्यवस्था है, तो प्रशासन व्यवस्था से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रशासन व्यवस्था को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, ठीक है, उनके अधिकारी के नाम अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, याद रखिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन प्रशासन व्यवस्था से खासकर, और साहित्य विज्ञान और रचनाएं, मंदिर मूर्तिकला, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रमुख शासक के बारे में तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे, लेकिन जहां अगर 10 में 7 से 8 बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, 2 से 3 बार प्रमुख शासकों और अन्य से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है याद रखिए, जरूर याद रखिए, ठीक है। तो मंत्री परिषद हो गए, अधिकारी वर्ग है, इनके नाम याद रखें, पूरा का पूरा याद रखें, जैसे कि मैंने मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में बात की है, ठीक है। चले आगे, आगे की कहानी में क्या है, आगे की कहानी में जानकारी के स्रोत हो चुके हैं, राजा सम्राट की बातें हो चुकी है, मंत्री परिषद और उनकी जो है मंत्री के जो विभाग है उनके अधिकारी वर्ग भी हम देख चुके हैं। अब देखेंगे न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, ठीक है, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन और राजस्व व्यवस्था। चलिए, ठीक है। न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन व्यवस्था,
चलिए, न्याय प्रशासन व्यवस्था कैसी रही है? चलिए, न्याय प्रशासन व्यवस्था में ठीक है, इनकी जानकारी, न्याय प्रशासन की जानकारी का स्रोत जो है वो नारद स्मृति से मिलती है। एक रचना है नारद स्मृति, पहली बातें। दूसरी बातें, हालांकि हालांकि सर्वोच्च न्यायाधीश हालांकि सर्वोच्च हालांकि सर्वोच्च न्यायाधीश राजा या सम्राट होते हैं। ठीक है, हालांकि जो सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायकर्ता राजा या सम्राट होते हैं, फिर भी से ठीक है विभिन्न जो है न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ के न्यायालय के प्रकार देखने को मिलता है। ठीक है, न्यायालय के प्रकार, चलिए न्यायालय के कुछ प्रकार देखने को मिली है। ठीक है, एक जिसको कहा जाता है राजकीय न्यायालय। ठीक है, एक जिसको कहा जाता है और राजकीय न्यायालय। ठीक है, एक कहा जाता है भूख भूख फूग फूग पीसे फूग। एक कहा जाता है श्रेणी, एक कहा जाता है कुल। ठीक है, तो न्यायालय के प्रकार देखने को मिलता है। ठीक है, न्यायालय के चार प्रकार थे, राजकीय न्यायालय, पूर्व श्रेणी और कुल। ठीक है, राजकीय न्यायालय को सौंप दिया गया था। ठीक है, राजकीय न्यायालय को सौंप दिया गया था दीवानी दीवानी मामले एवं फौजदारी मामले। और आप जानते हैं दीवानी मामले क्या है, फौजदारी मामले क्या है। ठीक है, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले सामान्य जो झगड़े होते हैं उसको दीवानी मामले की तरह देखते हैं। फौजदारी मामले आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक मामले आपराधिक मामले जैसे हत्या, चोरी, धमकी, डकैती, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे भाई साहब? ये सभी जो है अधिक आपराधिक मामले के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और सामान्य जो झगड़े हैं वो दीवानी मामले की तरह है। ठीक है, तो इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों मामलों की देख रेख कौन करेगा? इन दोनों के मामलों की देख रेख, ठीक है, ये राजकीय न्यायालय करेगा। और इस राजकीय न्यायालय के जो है, इस राजकीय न्यायालय के क्या थे? अधीनस्थ न्यायालय। क्या थे? अधीनस्थ न्यायालय। ये है अधि चलिए, अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय। ठीक है, क्या है? अधीनस्थ
न्यायालय देखने को मिला था। ठीक है, चलिए ठीक है। और इन न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इन न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, अब जानते हैं। न्यायाधीश न्यायाधीश होते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? महादंड नायक। ठीक है, महादंड नायक। ठीक है, महादंड नायक के नाम से जाना जाता है किसको? यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता है? महादंड नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महादंड नायक देख रहे हैं, देख रहे हैं महादंड नायक। तो महादंड नायक जो न्यायाधीश के रूप में देखने को मिलता है। चलिए, तो यही क्या है? यही न्यायाधीश। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली देखने को मिला था जानकारी के स्रोत नारद स्मृति से। हालांकि सर्वोच्च न्यायाधीश राजा था, लेकिन फिर भी से न्यायालय के प्रकार देखने को मिले थे। ठीक है, तो राजकीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जहां पर दीवानी मामले के साथ साथ फौजदारी मामले देखने को मिला था। दीवानी मामले में जो सामान्य झगड़े होते हैं, ठीक है, सामान्य झगड़े होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं, अगल बगल आस पड़ोस के पड़ोसी के झगड़े होते हैं, कोई कचरा फेंक दिया आपके, ठीक है, तरफ, कोई पानी बहा दिया, गंदा पानी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सामान्य झगड़े होते हैं वो हम दीवानी मामले में देखते हैं। फौजदारी मामले, आपराधिक मामले, हत्या, चोरी, धमकी, डकैती, ठीक है, ये सभी बातें इसके अंतर्गत होती हैं। तो राजकीय न्यायालय के भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, पूर्व श्रेणी और कुल जो है इनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, और इनके जो न्यायाधीश होते हैं उसको महादंड नायक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बातें? क्लियर है? चलिए, आगे बढ़े। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब ये हो गया क्या, जो है न्याय व्यवस्था, सैन्य प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, गुप्तकालीन सैन्य प्रशासन व्यवस्था। तो सैन्य प्रशासन व्यवस्था हम देखेंगे। चलिए, सैन्य प्रशासन व्यवस्था। चलिए, इनकी भी बातें कर लेते हैं। ठीक है, सैन्य प्रशासन व्यवस्था गुप्तकालीन में, ठीक है, सर्वोच्च सेना जो है क्या था? सेवा क्षेत्र था। ठीक है, गुप्त काल में ये सर्वोच्च क्या था? सेवा क्षेत्र कहलाता था। सेवा क्षेत्र कहलाता था।
चलिए, पहली बातें। दूसरी बातें, इनकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो एक तो नीतिशार से मिलती है, ठीक है, कामंदक की कामंदक की नीतिशार से मिलती है, ठीक है, नारद स्मृति से मिलती है, नारद स्मृति से इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है, गुप्त काल अभिलेखों से जानकारी मिलती है, गुप्त काल अभिलेखों से अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सैन्य व्यवस्था की जानकारी इनसे देखने को मिलती है, पहली बात है, ठीक है। प्रमुख जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, प्रमुख जो अधिकारी है, उस प्रमुख अधिकारी सैन्य विभाग का जो है प्रमुख अधिकारी होते हैं, उनको महाबालाधिकृत कहा जाता है। महाबलाधिकृत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो हम देखे हैं, ठीक है। महाबलाधिकृत देख सकते हैं, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता है, वो है महाबलाधिकृत कहलाता है, ठीक है। चलिए, सैन्य विभाग में चतुरंगिनी सेना देखने को मिलता है, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या देखने को मिलता है, सैन्य प्रशासन के 4 अंग थे, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर सेना के 4 अंग थे। सैन्य प्रशासन के, ठीक है, क्या थे, 4 अंग थे, ठीक है। तो 4 अंग जिसको चतुरंगिणी सेना कहते हैं, चतुरंगिणी सेना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये तो जानते हैं, पैदल सेना जिसको पदाती बोलते हैं, ठीक है, जो क्या है, पैदल सेना है। तो पैदल सेना देखने को मिला था मौर्य काल की तरफ। अश्वरोही अश्वरोही सेना, अश्वरोही का मतलब है घोड़ा सेना, ठीक है, घोड़सवार, घोड़ा घोड़ा सेना। रथ रथरोही रथरोही रथ सेना, कहने का मतलब है रथ सेना। चौथा होता है हस्ती सेना, हस्ती सेना, कहने का मतलब है हाथियों का झुंड, हाथियों का सेना, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की सेनाओं का जो है क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। 4 प्रकार की सेना देखने को मिला, 4 अंग देखने को मिला है, ठीक है। तो सैन्य विभाग सर्वोच्च सेवा क्षेत्र कहलाता है। कादम्बर की नीति सार से हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है, नारद की स्मृति से और इस समय की अभिलेखों से जानकारी मिलती है, ठीक है। चतुरंगिनी सेना 4 अंग थी, जिसको चतुरंगी सेना के नाम से जाना जाता है। पैदल सेना, घोड़ा सेना, रथ सेना, हस्ती सेना, मतलब हाथियों की जो सेना है, ठीक है। चलिए, सैन्य प्रशासन व्यवस्था, बातें क्लियर है सैन्य प्रशासन व्यवस्था की, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, ठीक है, मंत्रिपरिषद, अधिकारी वर्ग, राजा सम्राट की बातें हो गई। अब जो बच गया है वो एक यहाँ पर जो केंद्रीय प्रशासन में जो बाकी रह गया है, वो राजस्व व्यवस्था देखने को मिलेगा, ठीक है। हम अब देखेंगे क्या व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था।
चलिए राजस्व व्यवस्था देखेंगे क्या चीज इसके अंतर्गत। देखिए राजस्व व्यवस्था हमेशा की तरह जितने भी शासन प्रशासन अभी पिछले हमें देखे हमेशा की तरह जो किसी भी आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है, ठीक है, आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो राजस्व व्यवस्था होता है। राजस्व व्यवस्था करने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर कृषि है, पशुपालन है, ठीक है, तो कृषि यहाँ का सर्वोच्च आय हो देखने को मिलता है, ठीक है, कृषि इस व्यवस्था का सर्वोच्च सोच होता है। कृषि राजस्व व्यवस्था का क्या है, राजस्व व्यवस्था की आय का सबसे बड़ा स्रोत था, आय का सबसे बड़ा क्या था, स्रोत था, ठीक है, ये याद रखिए। कृषि से लगभग, ठीक है, कृषि से लगभग 90 से 95% तक आय प्राप्त होती थी, सोच सकते हैं आय प्राप्त होती थी, ठीक है, तो कृषि इतनी ज्यादा थी कि कृषि से लगभग 90 से 95% तक जो है आय प्राप्त होती है। चलिए एक नाम आप देखे होंगे जरूर, ठीक है, जो है ध्रुवाधिकरण, और ध्रुवाधिकरण जहां पर भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी होता है, ठीक है, भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी, वसूलने वाला जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको ध्रुवाधिकरण कहा जाता है। चलिए कुछ यहाँ पर जो है देखेंगे भूमि की प्रकार, ठीक है, भूमि के प्रकार, जिनका वर्णन वर्णन अभिलेखों में है, अभिलेखों में है, इनका वर्णन कहाँ मिलता है भाई साहब, अभिलेखों में इस भूमि के कर का देखने को मिलता है उल्लेख। चलिए एक नाल भूमि कहा जाता है, एक भूमि, एक भूमि जिसको क्या कहते हैं, नाल भूमि के नाम से जाना जाता है। नाल भूमि जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, क्या है, उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, नाल भूमि कहते हैं। जैसे कि वहां पर किस जगह पर हम बोलते हैं खिल्य भूमि, खिल्य भूमि, ठीक है, और कालीन प्रशासन में यहाँ पर भी खिल भूमि थी, खिल भूमि, और खिल भूमि को हम कहते हैं परती भूमि, ठीक है, क्या है, परती भूमि, जहां पर वर्षा का अभाव होता है, जहां पर वर्षा का अभाव था, वर्षा का अभाव होता है। चलिए
वास्तु भूमि एक होता है, एक था वास्तु भूमि। क्या है? वास्तु भूमि। चलिए, और वास्तु भूमि और जो है बस्ती बसाने वाली भूमि होती है। बस्तियां बसाने वाली भूमि या बस्तियां बसने वाली भूमि, ठीक है, जहां पर बस्तियां बसाई जाती है, ऐसी भूमि को वास्तु भूमि के नाम से जाना जाता है। अपराहत भूमि एक है, अप्रहत भूमि। अपरहत भूमि और अपरहत भूमि जो चारागाह भूमि होते हैं, चारागाह भूमि जहां पर पशुओं को चराए जाते हैं, ठीक है, तो चारागाह भूमि। चलिए, और एक होता है अप्रदा भूमि। अप्रदा भूमि और अप्रदा भूमि, और इस भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। इस भूमि को क्या कहा जाता है? बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है, बंजर भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो भूमि के प्रकार का वर्णन जो है अभिलेखों में है। नाल भूमि जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, जहाँ पर खेती की जा सकती है। ठीक है, क्या है? खेती हर भूमि, खेती हर भूमि, उपजाऊ भूमि जहाँ पर खेती की जाती है। खिल भूमि पड़ती भूमि होती है, वर्षा का भाव होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर फसल होती है लेकिन वर्षा का अभाव होता है। वास्तु भूमि जहाँ बस्ती, ठीक है, बसा के रहते हैं, लोग रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वास्तु भूमि कहते हैं। ठीक है, चलिए, अपरहक भूमि चारागाह भूमि, ठीक है, और अपरहक भूमि जो बंजर भूमि कहलाते हैं। ठीक, अधिकारी एक ध्रुवाधिकरण जो भूमि वसूली का अधिकारी है। ठीक है, एक और जो है अधिकारी, यहाँ पर मैं इतनी ही लिख देता हूँ। भूमि संबंधी अधिकारी, संबंधित अधिकारी। ठीक है, तो भूमि संबंधित अधिकारी, तो एक तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण। ठीक है, ये जो है कर वसूलने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, भूमि कर, भूमि कर जो मैंने सामने लिखा है। दूसरा एक अधिकारी का नाम आया है न्यायाधिकरित, न्यायाधि। चलिए, मैं नेक्स्ट पेज में लिखूं क्योंकि स्पेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में इसको लिख देता हूँ। चलिए, अधिकारी वर्ग एक ही जगह है तो फिर बेटा क्या है? चलिए, भूमि से संबंधित अधिकारी वर्ग, भूमि से संबंधित क्या है? अधिकारी वर्ग। एक अधिकारी जिसका नाम, ठीक है, जैसे मैंने कहा ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण, जो कि भूमि कर वसूलते हैं, भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी, वसूलने वाला अधिकारी। एक अधिकारी जिसका नाम है न्यायाधिकरणिक, न्यायाधिकरणिक, और न्यायाधिकरणिक का क्या काम है? ठीक है, भूमि संबंधी ठीक है, विवादों का निपटारा करना। ठीक है,
भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी, करने वाला अधिकारी को हम क्या कहते हैं? न्यायाधिकरण कहते हैं। तीसरे नंबर पर आयुक्तक, ठीक है, क्या है? आयुक्तक, ठीक है, भूमि कर विक्रय से संबंधित अधिकारी, ठीक है, क्या है? भूमि कर विक्रय से संबंधित अधिकारी, से संबंधित अधिकारी को हम क्या कहते हैं? आयुक्तक, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं भूमि से संबंधित अधिकारी वर्ग ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूल करने वाले अधिकारी को हम क्या कहते हैं? ध्रुवाधिकरण, ठीक है। भूमि संबंधित जो विवाद है, ठीक है, उसको निपटारा करने, ठीक है। यहाँ भी भाई साहब इस समय भी विवाद होते हैं, ऐसा नहीं कि अभी हो रहे हैं, ठीक है। उस समय भी जमीन के लिए, जायदाद के लिए, भूमि के लिए विवाद होते हैं, ये मेरा खेत है, मेरा भूमि है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इनसे अगर विवाद होगा, उनको निपटारा करने के लिए एक न्यायाधीश होता है, उसको हम कहते हैं न्यायाधिकरण, ठीक है। अधिकारी होता है जिसको कहते हैं न्यायाधिकरण। आयुक्तक होते हैं तो भूमि को बेचने खरीदने, ठीक है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, तो ये सबका जो है देखने का एक अधिकारी होता है, उसको कहा जाता है अयुक्तक, ठीक है। तो उस प्रकार से चीजें हैं। चलिए, ये हो गया भूमि से रिलेटेड बातें, भूमि की बातें, राजस्व की बातें। अब जब राजस्व की बातें होगी, भूमि की बातें होगी, इतनी सारी जो है चीजें हो, भूमि के प्रकार होंगे, उपजाऊ भूमि है, खेतीहर भूमि होगी। 90 से 95% जो है, अगर खेती हो रही है, ठीक है, कृषि हो रही है और अच्छी फसल हो रही, तो जाहिर सी बात है कर या टैक्स लेना बुरी बात नहीं होगी भाई साहब, ठीक है। कर या टैक्स लेना बुरी बात नहीं होगी। और कर या टैक्स जो है इस समय क्या की जाती है? पे की जाती थी, ठीक है। और वो कौन कौन से नाम है, वो आप देखें तो एक नाम जिसको बोला जाता है भाग, कर या टैक्स के नाम है भाग। 18 प्रकार की करों की जो है विवेचना की गई है, ठीक है। 18 प्रकार की करों का उल्लेख है, 18 प्रकार के करों का उल्लेख है, ठीक है, गुप्त काल में, ठीक है। 18 प्रकार के करों का उल्लेख है, ठीक है। हमें 18 प्रकार के नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाम है। चलिए, भाग, एक है भाग है उत्पादन की मात्रा पर दिया जाने वाला कर, दिया जाने वाला कर, जाने वाला कर। अगर भाई साहब उत्पादन हुआ है तभी हम वो कर देंगे, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, ठीक है। तो उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो कर कितना देंगे, तो वो क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। एक क्या है? भोग, ठीक है, क्या है? भोग। भोग समझते हैं ना, भगवान को भोग चढ़ाते हैं वैसी, तो वैसी टाइप भोग यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप, अगर आपके पास बागान है, आपके पास जो है, ठीक है, तो फल है, सब्जी है, ठीक है, फल, सब्जियां, फल सब्जियों के रूप में, दी जाने वाली, दी जाने वाली, जाने वाली क्या है? कर को हम क्या कहते हैं? भोग कहते हैं। जैसे भगवान को भोग चढ़ाते हैं ना, ठीक है, उसी प्रकार राजा को, सम्राट को, उस शासक को, ठीक है, आपके पास अगर बागान है, बगीचा है, फल फूल का, सब्जी का, ठीक है, तो आप जो है वहां से तोड़ कर लाइए, ठीक है, मेरे पास राजा साहब इतनी सी चीजें हैं तो आप दे दीजिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? भोग कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार के भेंट या उपहार के रूप में, ठीक है, किसके रूप में? भेंट या उपहार के रूप, उपहार स्वरूप, भेंट या उपहार के रूप में, भेंट या उपहार स्वरूप आप दे सकते हैं। एक आता है ऊपरी, ठीक है, ऊपरी, अस्थाई
ठीक है, कृषक से लिया जाने वाला कर। अस्थाई, भाई साहब अस्थाई कहने का मतलब जो, ठीक है, कभी है कभी नहीं है, कभी कमा खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, ठीक है, उनका कोई रेगुलरी काम नहीं कर रहा है। तो अस्थाई कृषक से या अस्थाई किसान से लिया जाने वाला कर क्या है, लिया जाने वाला कर को क्या कहते हैं, उपरिक के नाम से जानते हैं। वहीं पर उद्रंग एक है, उद्रंग, भाई साहब यहाँ जो नाम में थे, अस्थाई कृषकों से लिए जाने वाली कर, स्थाई कृषकों से, किसानों से, स्थाई कृषकों से लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला जो कर है उसको क्या कहा जाता है, वितरण कहा जाता है। वहीं पर भूताव्य कर, ठीक है, एक होता है भूताव्य, भूताव्य कर, और भूताव्य कर कहने का मतलब है आयात निर्यात कर, ठीक है, क्या है, आयात निर्यात कर। आयात निर्यात कर को क्या किस नाम से जाना जाता है, भूताव्य कर के नाम से जाना जाता है। एक होता है हिरण्य कर, क्या है, हिरण्य कर, और हिरण्य कर यहाँ पर नगद रूप से दी जाने वाली कर है, नगद रूप से ठीक है, दी जाने वाली कर, दी जाने वाली कर को, ठीक है, डायरेक्ट हम पैसा देंगे, ठीक है, फल फूल सब्जी मार्केट ये सब हम दे देंगे, ठीक है। एक होता है वृष्टि, ठीक है, एक जिसको कहते हैं वृष्टि, और वृष्टि यहाँ पर बेगारी कर होता है, ठीक है, बेगारी कर, ठीक है, बेगारी कर करने का मतलब है निशुल्क काम लिया जाएगा भाई साहब, निःशुल्क, निशुल्क काम, ठीक है, बेगारी काम करने का मतलब है निशुल्क काम, ठीक है, बेकार में बैठे हैं तो बेगारी काम करिए। हल जो है दंड, हल दंड, ठीक है, हल पर लगने वाला कर, हल पर लगने वाला, लगने वाला कर क्या कहलाता है, हल दंड कहलाता है। हल पर लगने वाला क्या है, कर को हम क्या कहते हैं, हल दंड कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, इस प्रकार की बातें हैं, ठीक है, कर या टैक्स के रूप में अगर देखें, ठीक है, तो 18 प्रकार के करों का उल्लेख जो है मिलता है, लेकिन हमें 18 प्रकार के करों की बात जो है याद नहीं करनी है, ठीक है, अभिलेखों में, ठीक है, 18 प्रकार के कर का वर्णन दिया है, लेकिन बुकों में और अन्य जगहों पर, ठीक है, जो देखने को मिला है वो 7 से 8 कर जो है देखने को मिला है, और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम जो देख रहे थे वो तो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, कहने का मतलब है केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और जो बाकी रह गए थोड़ा से आधे घंटे का क्लास रहेगा उसमें प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था दोनों ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्रांत की बातें और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था दोनों खत्म हो जाएंगे। और जैसे ये होगा उसके बाद हम जो है आगे बढ़ाएंगे गुप्त कालीन और जो है कला साहित्य विज्ञान गणित ज्योतिष की बातें करेंगे, ठीक है, समाज की बात करेंगे, इस प्रकार से चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए फिर आज का जो क्लास है हम यहीं पर दी एंड करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ही आप याद रखिए फिलहाल तो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था बहुत बड़ा है, मैंने कहा था ये बहुत लंबा जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये सभी चीजें हैं। तो पार्ट 6 आप देख रहे हैं, ठीक है, हो सके तो 2 पार्ट और होंगे इस गुप्त काल का, ठीक है, 2 से 3 जो भी है 2 पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में फिनिश कर दूं, हो जाए, थोड़ा लंबा खींच ले, ठीक है, जैसे कि आज देखने को मिला। चलिए,
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कहने का मतलब हम चलते हैं, क्लास का समय भी हो गया और जो है इतनी सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें देख चुके हैं, तो चलते हैं फिर आगे, हम बात करेंगे दूसरे दिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, प्रांतीय प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन पर चर्चा करें। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए तब तक अच्छे से भी अच्छे से पढ़िए। चलिए।